दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कहा जाता है कि आप राजा और प्रजा दोनों में से एक के साथ रहे तो आपका जीवन बच जाता है, और अगर दोनों में से किसी एक ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप अकेले पड़ जाते हैं। ये बात राजा के लिए भी है, उतनी ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि राजा के साथ अगर प्रजा नहीं है तो फिर वो गए। और ऐसे में राजा और प्रजा के बीच में जितने लोग आते हैं उनमें से किसी एक का साथ आपको चाहिए। तो आज जो राजा है नरेंद्र मोदी, उनकी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि वो कमजोर हो रहे हैं, एक वक्त वो मजबूत थे तो प्रजा अपने आप ही उधर ऑटोमेटिकली हो गई थी और उनको मजबूती दे दी थी। लेकिन आज प्रजा ने उनसे मुख मोड़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में वो कमजोर हो गए हैं और इसके बीच में जो लोग हैं वो प्रजा की तरफ अपने आप जा रहे हैं। तो कहानी का लबोलबाब ये है कि नितिन गडकरी, जो भी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में थे, लगातार इस वक्त चुनावी क्षेत्र में दौरों पे चल रहे हैं। एक एक दिन में कई कई जगह पहुंच रहे हैं, कई कई राज्यों में जा करके दौरे कर रहे हैं, अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं। तो ऐसी सब परिस्थितियों में उन्होंने नरेंद्र मोदी का कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में स्वागत किया। वो तस्वीरें आई भी सामने, और तस्वीर भी वो काफी दिलचस्प थी। लेकिन अब जो है तेवर बदले जा चुके हैं, दोनों के बदल चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी के तेवर कहीं ना कहीं इस तरह के हैं, जितने एरोगेंस के साथ में कई बार वो नजरअंदाज कर भी दिया करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसी दिन एक कार्यक्रम था नागपुर में, जहां पर नितिन गडकरी जी को होना था, लेकिन वो नहीं गए। अब सवाल ये है कि नितिन गडकरी अब अपने उस तेवर में है जहां पर नरेंद्र मोदी को उनकी जरूरत है, और वो उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा कभी 10 साल से उनको मिल रहा था। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं सर के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। सर, नितिन गडकरी अब एक तरह से नरेंद्र मोदी को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं, क्या कहना है सर? विनीता, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा नितिन गडकरी के पास कुछ ज्यादा विभाग थे और बड़ा बजट हुआ करता था, और नरेंद्र मोदी ने उनका विभाग कम कर दिया। पार्टी की जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है उससे उनको बाहर कर दिया, जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे उनको बाहर कर दिया। और आपको याद है कि एक बार मंत्रिमंडल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने गडकरी जी के साथ भी वही व्यवहार करने की कोशिश की जो बाकी लोग साथ करते थे, हेडमास्टर और क्लास के बच्चे की तरह। और गडकरी जी ने, शायद ये बहुत ही प्रचलित है पूरे देश में, कि गडकरी जी वहां से ये कह के निकल गए कि आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करके देखो, मैं 270-72 एमपी लेके बाहर निकल जाऊंगा। ये बड़ा प्रचलित किस्सा है। और उसके बाद अमित शाह या नरेंद्र मोदी की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से इस पर कोई बातचीत निकल के नहीं आई। इसके बाद में 2-3 मौकों पर ऐसा देखने को मिला कि मंच पर गडकरी जी थे, लोग आए, सब लोग खड़े होते गए, गडकरी जी खड़े नहीं हुए। ऐसा देखने को मिला कि मोदी जी आए और तमाम लोग नमस्ते करते रहे, लेकिन गडकरी जी बिल्कुल निर्विकार भाव से बिना नमस्ते किए, बिना उसके एक अलग तरफ देखते रहे और मोदी जी की तरफ देखा तक नहीं। तो कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। मोदी जी का उतार शुरू हो चुका है, और शुरू नहीं बल्कि वो मोदी जी उतर चुके हैं। पिछले चुनाव का तो रहस्य अपने आप सामने आ चुका है कि 79-80 सीट बेईमानी से जीती गई है। अगर उन सीट को माइनस कर दिया तो एक तो 75-76-80 सीट के आसपास उनको मिलती है। उस कंडीशन में वो सरकार में नहीं होते, तो लेकिन बेईमानी से वो जीते हैं, ये बात मोदी जी को तो पता है। मोदी जी को अपने कर्मों का भी पता है। मोदी जी को अडानी अंबानी के साथ किए गए अपने कार्यों का भी पता है। मोदी जी को वो भी पता है कि उन्होंने चीन को किस तरह से क्लीन चिट दी। मोदी जी को यह भी पता है कि तमाम दुनिया के देशों में वो अडानी जी को ले लेके कैसे गए और कैसे उनको तमाम कारोबार उसके बाद उनके जाने के बाद मिला, या जहां वो होके आए बाद में अडानी जी का उनका कारोबार मिला। पीएम केयर फंड में कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा फ्रॉड है, ये मोदी जी तो जानते हैं, देश भी जानता है। देश अभी उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसी तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसकी कहानी भी पूरे देश के सामने आ चुकी है। अब ये मौका मोदी जी के जाने का है, सिर्फ दिन गिने जा रहे हैं। मैंने कहा था, मैंने पिछली बार ये कहा था कि नवंबर तक का इंतजार करिए। तब मैंने ये सोच के कहा था कि चारों विधानसभा चुनाव के साथ एक साथ हो जाएंगे, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर और हरियाणा। और मुझे मालूम था कि चारों जगह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही। और उसके बाद मैंने कहा था कि महाराष्ट्र, हरियाणा ये सब चीजें हारने के बाद अचानक कुछ नई परिस्थितियां पैदा होंगी और देश की राजनीति बदल जाएगी। लेकिन जानबूझ करके वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोगों ने
दो जगह के चुनाव घोषित किए, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंतर पर होने वाला झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव घोषित नहीं किया। इस डर के मारे कि एक साथ 4 हार का ठीकरा उनके ऊपर फूटेगा और अचानक परिस्थितियां बहुत ही अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि किसी तरह चुनाव और टालने की कोशिश करें, कोई बहाने बनाए। फिलहाल तो चुनाव आयोग ने यह कहा है कि चूंकि महाराष्ट्र का मौसम अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है और वहां पर त्योहार का मौसम है, इसलिए हमने चुनाव नहीं कराया। तो त्योहार तो हमेशा ही देश में कहीं न कहीं होते रहते हैं। बारिश भी देश के अलग अलग हिस्से में, मौसम भी देश के अलग अलग हिस्से में अलग तरह होता रहता है, वो अपनी जगह चीज है। जहां तक बात है अभी नागपुर की, नागपुर में गडकरी जी ने वही किया जो गडकरी जी को करना चाहिए था, और मोदी जी भी जान चुके हैं कि उनके हाथ से कमान निकल चुकी है। यहां तक सुनने को अब मुझे आया कि इन लोगों ने मोहन भागवत जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ आप जेपी नड्डा से ये कहलवाएंगे कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं, आरएसएस को हमारी जरूरत है, अब आरएसएस के हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं रही। और दूसरी तरफ फिर आरएसएस के चीफ से आप मिलने जाएंगे तो क्या आरएसएस के चीफ आपकी आरती उतारेंगे? ये बातें तो अपने आप बिल्कुल आसमान पर लिखी हुई इबारत की तरफ से बिल्कुल साफ है। और निश्चित तौर पर जब कोई बादशाह गिरता और कमजोर होता है, बूढ़ा हो जाता है, या बादशाह की लगाम जब कमजोर हो जाती है, उसका कंट्रोल कमजोर हो जाता है, तो उसका जो परिणाम होता है, जो इतिहास में तमाम दर्ज है, वही चीजें अब देखने को मिल रही है। जी विनीता जी। सर यहाँ पर क्या नरेंद्र मोदी इतने मतलब उनकी उम्र होने जा रही है 75 साल अगले साल, तो इतने लंबे अनुभव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किए, तमाम नेताओं के साथ उनको मौका मिला काम करने का, सारी चीजें हैं, विपक्ष को भी बहुत गहनता के साथ उन्होंने देखा है, खुद विपक्ष में रहे तब देखा, जब नहीं थे तब देखा। इन सब के बाद आरएसएस के साथ उनका रिश्ता इतना कच्चा और कैसे एक कमजोर कैसे हो गया कि उन्होंने आरएसएस को बैकफुट पर डाल दिया। क्योंकि जब इनको आगे रखा गया था तो ये सोच के रखा गया था कि आरएसएस को मजबूत बनाएंगे, और एक शिकायत और आने लगी है अंदर से कि आरएसएस में लोगों को अब पैसे के साथ काम करने की आदत पड़ गई है, और इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आरएसएस के जो वरिष्ठ हैं वो नरेंद्र मोदी को समझते हैं कि एक चस्का लग गया है पैसों के साथ काम करने का। सर विनीता, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे खून में ही व्यापार है। वो हर चीज में व्यापार करते हैं, वो रिश्तों में भी व्यापार करते हैं। व्यापार उनका फायदा खत्म, रिश्ते खत्म, वो उनका अब तक का इतिहास है। जिस केशु भाई पटेल की उंगली पकड़ के वो आगे आए, जिस अडवाणी जी ने उनको बचाया, वरना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको सरकार से हटा दिया होता, उन सबका क्या परिणाम हुआ अपनी जगह सामने है। इस बीच उन्होंने आरएसएस की चीफ को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी, उससे बड़ी सिक्योरिटी दे दी, आरएसएस के लोगों को तमाम सुविधाएं दे दी, उनके बड़े बड़े महल जैसे उनके कार्यालय बनवा दिए, उनको बड़े बड़े होटलों में रुकने का इंतजाम कर दिया, उनके ढेरों काम उनके कर दिए, उनके जो भी काम आए वो सारे के सारे कर दिए, सबको पैसा कमाने की लत लगवा दी, सबको पैसे की आदत डलवा दी। अब ये आरएसएस के लोग शिकायत करेंगे नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी गलत है कि आप उसके शिकार हो गए, आप गलत हैं? ये तो आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी ने सबको ऑब्लाइज करके ये समझ लिया कि अब सारे लोग मेरे गुलाम हो गए। ये अलग बात है कि अडानी से पूछना पड़ेगा कि अडानी जी गुलाम है या कोई गुलाम और है, किसका गुलाम कौन है, कौन किसको चला रहा है, ये समझना पड़ेगा, अडानी अंबानी से समझना पड़ेगा। यहां पर नरेंद्र मोदी ने समझ लिया कि पूरी पार्टी उनकी गुलाम है, पूरी पार्टी को वो उसी तरह हाँकने लगे जैसे कोई तानाशाह हाँकता है। वो ये समझने लगे कि पूरी आरएसएस उनकी गुलाम हो गई है, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और आरएसएस जो 100 साल से एक काम कर रही है, वो गोलवलकर के सपनों का भारत देख रही है, वो गोलवलकर की इच्छाओं का भारत बनाना चाहती है। उसके लिए वो 100 साल से धीरे धीरे घुन की तरह देश की जड़ों में लगती जा रही है, और उसने धीरे धीरे इतनी नफरत, इतनी घृणा पैदा कर दी, वो घृणा को से ही वो अपने सपनों का भारत बनाना चाहती है। वो आरएसएस जब ये देखेगी कि वो तो घुन जो वो देश में लगा रहे तो उनमें घुन लगने लगा, वो लोग खुद ही से बर्बाद होने लगे, अपने आप उनकी बुराइयां होने लगी, उनके ऊपर आक्षेप होने लगे, और उनके सपने कहीं अधूरे होते चले जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के उनको हाँक रहे हैं, उनको कहीं दोयम दर्जे का बना दिया है। कभी आरएसएस बीजेपी को चलाता था, बीजेपी आरएसएस को चला रही है, तो निश्चित तौर पर टकराव तो वहां पर विनीता होना ही था, और उसी टकराव का परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। सर एक बड़ा सवाल ये है कि आरएसएस के बगैर बीजेपी का शासन आसान नहीं हो सकता था। ऐसे में उसे नजरअंदाज करके जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती की, और जो जेपी नड्डा ने बोला
वो तो मतलब जिसे कहते हैं कि और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसी स्थिति कर दी इन्होंने। और आरएसएस में भी आपको नहीं लगता है कि एक अलग तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी ने की, कि मोहन भागवत जो है, जो एक मजबूत शख्सियत है, आरएसएस के संचालक हैं, उनको जैसे उनके और उनके व्यक्ति जो थे, उस लॉबी को बिल्कुल दरकिनार करके अपने लोगों को ज्यादा आगे बढ़ाया, जैसे दत्तात्रेय घोष बोले हैं, उनके वो संपर्क में रहते थे मोदी जी हमेशा। और मोहन भागवत और उनके द्वारा कोई भी नाम या बात आगे जाती थी, यूपी चुनाव में भी मोहन भागवत ने कई नाम दिए और वो किसी भी नाम को टिकट नहीं दी गई। उधर योगी आदित्यनाथ ने जो नाम दिए उनको भी टिकट नहीं दी गई। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक तरह से बहुत क्लैरिटी में जा रहे थे, या फिर ये क्या था, अति आत्मविश्वास था, क्या सिचुएशन रही सर? विनीता, 16 मई 2014 को मैंने कहा था, अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। संदीप चौधरी के कार्यक्रम में कहा था मैंने ये, और उस वक्त जितनी मैंने बातें कही थी वो दुर्भाग्य से वो सब सही साबित हो गई। अच्छा होता कि वो सच साबित नहीं होती, देश की बर्बादी नहीं होती। लेकिन मैंने जो जो भी कहा था विदेश नीति के सवाल पर, अर्थनीति के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, वो सब सही साबित हुआ। और मैं पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी को कभी प्रधानमंत्री के काबिल नहीं मानता था। मुझे कभी नहीं लगता था कि आदमी काबिल है, मुझे कभी नहीं लगता था। मैं बीच में भी कभी नहीं मान पाया, जब तमाम लोग इसको वर्ल्ड का नेता बना रहे थे और तमाम इसको श्रेय दे रहे थे। मैं इस आदमी को, चूंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मुझे इस आदमी के अंदर कभी कोई काबिलियत नजर नहीं आई। ठीक है, अडानी अंबानी का पैसे ने इमेज बिल्डिंग कर दी, उन्होंने पूरा मीडिया खरीद लिया और मीडिया खरीद करके आपको सुपरमैन बनाने की कोशिश की, वो अपनी जगह ठीक है, और अफवाह तंत्र अपने जगह कोशिश की। लेकिन मैंने कभी उस आदमी को उस रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी को अब कुछ हो गया है, कम से कम मैं तो इसलिए नहीं मानता कि मैं तो 16 मई 2014 को कह दिया था। उसके पहले के मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लिखे हुए तमाम आर्टिकल हैं, जिसमें मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही थी, और इनकी सरकार आएगी तो क्या क्या होगा लिखा था। वो सारी चीजें आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जहां तक आरएसएस का सवाल है विनीता, मेरे से लोग डिफर कर सकते हैं, ये शायद थोड़ा ओवर रेटेड है। आरएसएस को अफवाह उड़ाना तो आता है, अथवा आरएसएस को छुप के काम करना आता है। पान की दुकान पे एक आदमी अचानक आता है और कोई बात कह के चला जाता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। पान की दुकान पे कोई एक आदमी आके आके कहता है कि शंकर दयाल शर्मा मर गए, और वो मिनटों में पान की दुकान से बात फैलनी शुरू होती है। इस तरह के 1 लाख 2 लाख 4 लाख आरएसएस के लोग ये काम करते हैं और मिनटों में पूरे देश में उस बात को फैला देते हैं। वो अफवाह फैलाना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, वो छुप के वार करना जानते हैं। लेकिन आखिर आरएसएस नागपुर में चुनाव क्यों हार जाती है? आरएसएस का झंडे वालान में कार्यालय सबसे बड़ा दिल्ली में, अभी 5 स्टार टाइप का कार्यालय बन गया, कहीं बहुत ऊंचा बड़ी मंजिलों वाला कार्यालय बन गया है। अभी ये बहुत ही साधारण जिंदगी जीने वालों का कार्यालय बना है, वो जो बहुत सरल जिंदगी जीते थे, झोले में कपड़ा लेके चलते थे, उनका कार्यालय बन रहा। उस दिल्ली में लगातार पिछले 3 चुनाव से ये मटिया मेट क्यों होते जा रहे हैं? वहां आप जैसी पार्टी जिसका कोई पीछे बुद्ध का नहीं था, जिसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, जिसके पीछे कोई बड़ा लीडर नहीं था, उसने इनको मटिया मेट कर दिया। अगर आरएसएस सचमुच कुछ है तो दिल्ली में अपनी सरकार क्यों नहीं बचा पाती? दिल्ली में अपने लोगों को चुनाव क्यों नहीं जिता पाती? मेरा हमेशा से मानना यह है कि आरएसएस को ओवर रेटेड किया गया है, और वो काम आरएसएस ने खुद भी अपने लिए किया है, क्योंकि वो उसका रेट बढ़ा रहेगा तभी लोग उसके यहाँ भर्ती होते रहेंगे, तभी उसकी शाखाएं चलती रहेगी, और तभी उसको गुरुदक्षिणा मिलती रहेगी। गुरुदक्षिणा के नाम पर जो अरबों रुपया इकट्ठा होता है तभी मिलता रहेगा। ये सब बड़ी सोची समझी की साजिशें हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी का आधार तो आरएसएस है, बीजेपी को चलाता भी आरएसएस एक मामले में है, क्योंकि आरएसएस का एक आदमी जाता है जो बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन होता है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पावरफुल होता है। एक आदमी प्रदेश में होता है जो सचिव, प्रदेश महासचिव संगठन होता है, वो प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल होता है। इसी तरह से जिले और नीचे तक उनकी लगातार शाखा है, और वो बीजेपी में वो सारा काम करते, बीजेपी को चलाते, संचालित करते हैं। वो अगर ये सब करने के बावजूद और इस तरह संचालन करने के बावजूद अगर वो ये कहें कि उनकी नहीं चली या उन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल आरएसएस का तरीका क्या है कि वो सारे लाभ उठाना चाहता, फायदे उठाना चाहता, सुख लेना चाहता है, लेकिन सरकार की बुराइयों को अपने ऊपर ओढ़ना नहीं चाहता। इसलिए उससे अपने को अलग दिखना भी चाहता है, और उसके लिए वो भरपूर कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है कि सरकार के साथ आरएसएस दिखलाई न पड़े। सरकार के फैसले चाहे आरएसएस ने कराए हो, लेकिन उन फैसलों पर आरएसएस की मुहर न लगे, आरएसएस के नाम पर वो न लगे, इसकी वो भरपूर कोशिश करता है। क्योंकि उसका एक लंबा सपना, और उसको लगता है कि एक दिन वो गुलवर्कर के सपने को सच बनाएगा और भारत में
हिटलर और मुसोलिनी जैसा वो राज कायम करने में कामयाब हो जाएगा। अकेला आरएसएस का राज कायम हो जाएगा, बाकी सब पार्टी नेता सारे लोग खत्म हो जाएंगे और एक तानाशाही आ जाएगी। ये उसका बड़ा विभत्स सपना है, बड़ा दुर्दांत सपना है आरएसएस का। उसके लिए वो लगी रहती है। ये अलग बात है, बीच बीच उसको पलटा मारना पड़ता है कि जो मुसलमानों के खिलाफ लोग जो हिंदू नहीं हो सकते, जो अगर भारत में कोई गलतियां हो रही तो हिंदू जिम्मेदार है क्योंकि हिंदू ज्यादा संख्या में है। इस टाइप की बातें अपनी फेस सेविंग के लिए करता है। बहुत सारे सवालों के जवाब फेस सेविंग के लिए देता है। ऊपर का आदमी कुछ और बात कहता है, आदर्शवाद की बात करता है, और उसके नीचे का जो काडर है, आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, वो दिन भर नफरत और घृणा फैलाते रहते हैं, एक से घटिया बातें करते रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहन के साथ उनके अवैध रिश्ते बताते रहते हैं। तो ये आरएसएस का संगठन है। झूठ बोलना, अफवाह करना, चरित्र हत्या करना, ये आरएसएस का मूल चरित्र है। तो वो वही काम करते रहते हैं। खैर, ये मुद्दा आरएसएस और बीजेपी के बीच का है, मोदी जी और आरएसएस के बीच का है। अगर आरएसएस में सचमुच बहुत दम होता तो वो चाहता तो एक दिन अपने सांसदों को खबर कर देता कि हम मोदी जी को आज शाम को चाहते हैं कि पद से हट जाए, और सांसद लोग इकट्ठे होते सेंट्रल हॉल में संसद के, और वहां पर एक लाइन का प्रस्ताव पास करते थे, नरेंद्र मोदी को हमारा विश्वास समाप्त हो गया, और किसी नए आदमी को नेता चुन लेते और उसको लेकर के राष्ट्रपति भवन चले जाते कि हमने बीजेपी के संसदीय दल का नया नेता चुन लिया। वैसे तो मोदी जी को भी संसदीय दल का नेता चुना नहीं गया, सीधे एनडीए का नेता बनकर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अगर आरएसएस की ताकत है तो आरएसएस ताकत को आजमा के देख ले, और मोदी को जब चाहे तब हटा दे, सांसदों को खबर कर दे, सांसदों की मीटिंग में, सांसदों का अधिकार है कि सेंट्रल हॉल में जब चाहे तब मीटिंग कर सकते हैं। किसी पार्टी में भी 40% लोगों का यह अधिकार होता है, वो चाहे तो पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ जाके भी पार्टी का अध्यक्ष बुला सकते हैं। तो वहां पर भी हो सकता है कि 40% सांसद चाहे तो अपनी मीटिंग बुला ले, नया प्रस्ताव पास कर दे कि मोदी जी हमको मंजूर नहीं, उनकी जगह हमने फलां को नेता चुन लिया। 5 मिनट के अंदर आरएसएस अपनी इच्छा पूरी कर देगा। अगर आरएसएस ये नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आरएसएस की भी कोई कमजोरी है, इस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी सर, नो डाउट। खैर, लेकिन अभी फिलहाल ये बात तो सच है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच की दरार भी है और दोनों के जमीन भी हिली हुई है। देखना ये होगा कि इस हिली हुई जमीन पर मजबूती से कौन खड़ा हो पाएगा, ये या फिर कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।